हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूज की एक बहुत फेमस पोएम हॉक रूस्टिंग। ये पोएम उसके कलेक्शन ल्यूपर्कल से है जो 1960 में पब्लिश हुआ था। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पोएम की समरी में चलते हैं। इस पोएम में स्पीकर कोई इंसान नहीं है बल्कि एक हॉक है जो अपनी ही आवाज़ में फर्स्ट पर्सन में अपना पूरा मन खोल के रख देता है। ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब पूरी पोएम के थ्रू सिर्फ एक ही कैरेक्टर बोल रहा है बिना किसी आउटसाइड नैरेटर के इंटरफियरेंस के। हम सीधे हॉक के दिमाग के अंदर चले जाते हैं और उसकी सोच, उसका ईगो और उसके नेचर के प्रति नज़रिए को डायरेक्टली सुनते हैं। पहले स्टैंजा में हॉक खुद को डिस्क्राइब करता है जो जंगल के सबसे टॉप पर बैठा है, अपनी आंखें बंद किए हुए, लेकिन ये कामनेस बिल्कुल डिसेप्टिव है। हॉक क्लैरिफाई करता है कि उसके दिमाग में कोई रैंडम या फेक सपने नहीं चल रहे। उसके सर और पैरों के बीच, जो दोनों हुक्ड शेप्स के हैं, सिर्फ एक ही काम चल रहा है, परफेक्ट किलिंग की प्लानिंग। यानी जब वो सो भी रहा होता है तब भी वो अपने शिकार को मरने और खाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस स्टैंजा से ही ह्यूज ये एस्टैब्लिश कर देते हैं कि हॉक की स्टिलनेस के पीछे एक एक्सट्रीमली फोकस्ड और प्रेडिटरी माइंड है। उसकी थिंकिंग और उसके एक्शंस में कोई गैप नहीं है। जो वो सोचता है वो उसी तरह कर भी सकता है। दूसरे स्टैंजा में हॉक अपने सराउंडिंग्स की तारीफ करता है, लेकिन एक बहुत ही खास अंदाज में। वो कहता है कि ऊंचे ट्रीज उसके लिए कन्वीनियंट है, हवा की लाइटनेस उसकी फ़्लाइट में हेल्प करती है और सूरज की रोशनी उसके विजन को सपोर्ट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हॉक ये भी क्लेम करता है कि पूरी अर्थ अपना फेस उसकी तरफ ऊपर किए हुए रखती है, जैसे पूरी प्लैनेट सिर्फ उसके इंस्पेक्शन के लिए मौजूद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉक के लिए नेचर कोई न्यूट्रल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो उसे अपने पर्सनल सर्विस समझता है, जैसे पूरी दुनिया उसकी कन्वीनियंस के लिए डिज़ाइन की गई हो। तीसरे स्टैंजा में हॉक अपने फिजिकल बॉडी को डिस्क्राइब करता है। उसके पैर खुरदरे बार्क पर टाइटली ग्रिप करे हुए हैं। यहाँ पोएम का एक बहुत ही फेमस मोमेंट आता है। हॉक क्लेम करता है कि उसके पैर और हर फेदर को बनाने में पूरी क्रिएशन लगी है और अब वो पूरी क्रिएशन को अपने पैर में पकड़े हुए है। ये लाइन हॉक के सेल्फ बिलीफ का पीक पॉइंट है। वो सिर्फ दुनिया में रह नहीं रहा, बल्कि उसका मानना है कि वो पूरी दुनिया का ओनर है और उसको कंट्रोल करता है। चौथे स्टैंजा में हॉक कहता है कि उसकी बॉडी में कोई सोफिस्ट्री नहीं है, मतलब उसको अपने एक्शंस जस्टिफाई करने के लिए किसी तरह की क्लेवर आर्ग्यूमेंट या एक्सेस की ज़रूरत नहीं। उसका किलिंग का तरीका, जिसमें वो अपने शिकार के सर तक तोड़ देता है, उसी फ्लैट नॉर्मल टोन में डिस्क्राइब किया गया है जैसे कोई अपने रोज़ के मैनर्स डिस्क्राइब करता है। ये स्टैंजा पोएम का सबसे चिलिंग पार्ट है क्योंकि एक्सट्रीम वायलेंस को बिल्कुल रूटीन और अनरिमार्केबल तरह से प्रेजेंट किया गया है, जैसे किलिंग किसी तरह की एटिकेट हो, कुछ शॉकिंग नहीं। पांचवें स्टैंजा में हॉक बताता है कि उसकी फ्लाइट सीधे लिविंग क्रीचर्स की बोन्स के थ्रू जाती है, यानी उसका कंट्रोल लाइफ और डेथ दोनों पर पूरा है। वो ये भी डिक्लेयर करता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स उसके राइट को चैलेंज नहीं कर सकते और सूरज भी उसके पीछे सपोर्ट में है, जैसे सूरज भी हॉक की ही सेवा कर रहा हो, ना कि उसका उल्टा। हॉक अपनी सुप्रीम पोजीशन को किसी भी तरह के चैलेंज से बिल्कुल इम्यून समझता है। आखिरी यानी छठे स्टैंजा में हॉक डिक्लेयर करता है कि जब से उसने शुरू किया है तब से कुछ भी चेंज नहीं हुआ और उसकी आंखों ने कभी भी किसी चेंज को अलाउ नहीं किया। वो सिंपली ये बोल के पोएम ख़त्म करता है कि वो चीज़ों को बिल्कुल ऐसा ही रखने वाला है जैसे अभी हैं। ये क्लोजिंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हॉक का अपनी परमानेंस और अनचेंजिंग सुप्रीमेसी का बिलीफ दिखता है, एक इल्यूजन जिसे पोएम क्वाइटली क्वेश्चन करती है, क्योंकि नेचर में कुछ भी ट्रूली परमानेंट नहीं होता। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें एक हॉक अपनी ही आवाज़ में अपनी पोजीशन और अपनी पावर के बारे में बात कर रहा है। पूरी पोएम में हॉक ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे नेचर, ट्रीज, हवा, सूरज, अर्थ सब कुछ उसकी कन्वीनियंस के लिए एग्जिस्ट करता है और उसका अपनी बॉडी एक परफेक्ट किलिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसमें कोई डाउट, गिल्ट या जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं दिखती। किलिंग उसके लिए सिर्फ उसका नॉर्मल रूटीन तरीका है। पोएम का एंड होता है हॉक के इस डिक्लेरेशन के साथ कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ और वो दुनिया को एग्जैक्ट ऐसे ही रखना चाहता है। पूरे पोएम में ह्यूज कभी भी डायरेक्टली हॉक को क्रिटिसाइज या अप्रूव नहीं करते, बस हॉक को बोलने देते हैं और रीडर खुद इस प्राउड और सेल्फ इम्पॉर्टेंट वॉइस के पीछे की डिस्टर्बिंग क्वालिटी को नोटिस करता है। मेजर थीम्स। अब बात करते हैं पोएम की मेजर थीम्स की। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस थीम है एब्सोल्यूट पावर और डोमिनेशन। हॉक खुद को सबसे ऊपर दिखाता है, लिटरली वुड के टॉप पर, और लाइफ डेथ दोनों पर डायरेक्ट कंट्रोल क्लेम करता है। ये पावर किसी ने उसको अर्न नहीं करवाई, बल्कि हॉक ये अज्यूम करता है कि ये पावर नेचुरली उसकी है।
दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है नेचर की एमोरलिटी। हॉक इंसिस्ट करता है कि उसके पास कोई सोफिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट या एक्सक्यूज मेकिंग नहीं। वो किल करता है क्योंकि यही उसका इंस्टिंक्ट है, किसी मॉरल रीजनिंग की वजह से नहीं। ह्यूज यहाँ डायरेक्टली प्रेज या कंडेम नहीं करते, बस नेचर को उसके अपने इंस्टिंक्टिव लॉजिक के थ्रू शो करते हैं। तीसरा थीम है प्राइड, ईगो और सेल्फ डेइफिकेशन। हॉक सिर्फ पावरफुल नहीं है, बल्कि खुद को ऑलमोस्ट गॉड जैसा समझता है। वो क्लेम करता है कि सूरज भी उसके पीछे काम करता है। आई, माई, माइन जैसे वर्ड्स का रिपीटेड यूज पूरे पोएम में हॉक के सेल्फ सेंटर्ड नेचर को हाईलाइट करता है। लास्ट स्टैंजा में हॉक डिक्लेयर करता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और वो चीज़ों को चेंज होने भी नहीं देगा। लेकिन पोएम क्वाइटली इस बिलीफ को अंडरकट करती है, क्योंकि नेचर में कुछ भी फॉरएवर नहीं रहता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। पांचवा थीम है इंस्टिंक्ट वर्सेस रीजन। हॉक किसी भी तरह के ह्यूमन रीजनिंग या मॉरल डिबेट को रिजेक्ट करता है। वो प्योर इंस्टिंक्ट पर ऑपरेट करता है, डायरेक्ट, बिना किसी सेल्फ क्वेश्चनिंग के, जो इसको ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस के एक ऑपोजिट बनाता है। छठा और बहुत ही डिस्कस किया जाने वाला थीम है टिरनी और ह्यूमन पैरेलल। बहुत से रीडर्स हॉक की टोटल कॉन्फिडेंस और उसके मैं जहां चाहूं वहां किल करूंगा वाले एटीट्यूड को डिक्टेटर्स या टायरेंट से कंपेयर करते हैं। ये पोएम 1960 में लिखी गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ ही साल बाद, जब कोल्ड वॉर की वजह से एब्सोल्यूट पावर को लेकर दुनिया भर में एंग्जाइटी थी। इसलिए अर्ली क्रिटिक्स ने इस पोएम को डिक्टेटरशिप का एलिगरी माना था। लेकिन ह्यूज खुद इस रीडिंग से डिसएग्री करते थे। उनका कहना था कि हॉक सिर्फ नेचर थिंकिंग सिंपली नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल एलिगरी नहीं। अब थोड़ा बात करते हैं ऑथर के बारे में। टेड ह्यूज का पूरा नाम एडवर्ड जेम्स ह्यूज था, जिनका जन्म 17 अगस्त 1930 को यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था और उनका देहांत 1998 में हुआ। वो अपने चाइल्डहुड में यॉर्कशायर के फार्म्स और मोर्स में बड़े हुए, जहां उन्हें एनिमल्स और हंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। यहीं से उनकी फेमस एनिमल पोएट्री की रूट्स आती हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां पहले उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर स्टडी की, लेकिन बाद में एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी में स्विच कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि लिटरेचर की एकेडमिक स्टडी उनकी अपनी राइटिंग को अफेक्ट कर रही थी। 1957 में उनकी मुलाकात फेमस अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ से हुई और उन्होंने शादी कर ली। उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और 1963 में प्लाथ ने सुसाइड कर लिया, जिसके लिए ह्यूज को पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से बहुत ब्लेम मिला। बाद में उन्होंने कैरल ऑर्चर्ड से दूसरी शादी की। टेड ह्यूज का राइटिंग करियर बहुत सक्सेसफुल रहा। 1957 में उनका पहला कलेक्शन द हॉक इन द रेन पब्लिश हुआ, जिसने उन्हें तुरंत फेम दिलवा दिया। 1967 में ल्यूपरकल आया, जिसमें हॉक रूस्टिंग इंक्लूडेड था। उनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्रो फ्रॉम 1970, जिसे उनका सबसे इन्फ्लुएंशियल काम माना जाता है। उन्होंने चिल्ड्रन के लिए भी लिखा है, जैसे द आयरन मैन, जो बाद में द आयरन जाइंट फिल्म बनी। 1984 में टेड ह्यूज को यूनाइटेड किंगडम का पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया और वो अपनी डेथ तक इस पोस्ट पर रहे। उनकी लास्ट मेजर वर्क बर्थडे लेटर्स थी, जिसमें उन्होंने फाइनली सिल्विया प्लाथ के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुल के लिखा। इस बुक में उन्होंने विटब्रेड बुक ऑफ द ईयर और फॉरवर्ड प्राइज दोनों जीते। टेड ह्यूज को मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्स में से एक माना जाता है, स्पेशली उनकी एनिमल पोएट्री के लिए, जिसमें वो नेचर को रोमांटिक या जेंटल नहीं, बल्कि रॉ, वायलेंट और एमोरल तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने हॉक रूस्टिंग में देखा। तो ये था टेड ह्यूज की हॉक रूस्टिंग का डिटेल्ड समरी मेजर थीम्स और ऑथर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।